नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर। तो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं स्लाइड में और जानते हैं व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स ongoing formative assessment that provides feedback to students and teachers to teach and learn. Teaching and learning can be adapted flexibly. तो परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो बच्चों को फीडबैक देने के लिए लिया जाता है कि बच्चों ने जो भी कंटेंट पढ़ा है, जो भी कंसेप्ट पढ़ा है, वो उनको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। माना किसी कंटेंट में 5-7 बिंदु हैं, ठीक है, या सब कंसेप्ट्स हैं, तो अगर उनमें से 2-3 बच्चे को समझ में आ गए हैं और 1 या 2 नहीं आए हैं, तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो समझ में नहीं आ रहा है उसको दोबारा से पढ़ाया जाए, रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से बच्चे को और अधिक सीखने के अवसर दिए जाए। तो यही इसका उद्देश्य होता है। पर्पस हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड गाइड बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, मतलब पढ़ाने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी, बच्चे के लिए भी और जो उसके शिक्षक है उनके लिए भी क्या है, ये उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए, किसके, बच्चों की। ठीक है, स्ट्रेंथ बच्चा कितना सीखता है और कितना वो नहीं सीख पा रहा है, किन किन पक्षों में वीक रह जा रहा है, वो समझने के लिए, और फिर टीचर उनको किस तरीके से गाइड करे जानने के लिए असेसमेंट किया जाता है। उसे हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे पीयर एवेल्युएशन, ठीक है, जो साथी आपस में एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर रहे होते हैं। आपने भी अपने बचपन में ये प्रैक्टिस जरूर की होगी, या तो घर पर अपने भाई बहन से कहा होगा कि मुझसे कुछ प्रश्न पूछ दो इस टॉपिक के, मैंने याद किए हैं, और उन्होंने पूछे होंगे। ठीक है, अगर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो आपने कंफर्म कर लिया हाँ मेरी तैयारी हो चुकी है। अगर कुछ प्रश्नों के उत्तर में आप अटक रहे हैं तो फिर आप उसको दोबारा से याद करते हैं और फिर दोबारा पूछने के लिए कहते हैं अपने दोस्त या फिर अपने जो आपके सिबलिंग्स हैं उनसे। ऐसे ही तो होता है ना। तो ये एक बेहतर तरीका होता है पढ़ने का। दूसरा होता है कंसेप्ट मैप। मतलब जब आपने कुछ पढ़ लिया, जैसे कि आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, अब आपने पढ़ लिया, अब आप एक पेपर लेकर के उसमें एक कंसेप्ट मैप बनाएंगे कि पहले मैंने ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये था, मतलब कि आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा। आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कहता है, मोटा मोटा आप उसमें आप पॉइंट बना करके लिखनी, तो वो आपका कंसेप्ट मैप होता है। ठीक है, वन सेंटेंस समराइज बाय स्टूडेंट। ठीक है, और इसी तरीके से किसी टॉपिक को आपने बहुत इलेबोरेट तरीके से समझा, अब उसको आप बहुत वन लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं या एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये तभी कर पाएंगे जब आपकी समझ बेहतर बन चुकी है। हालांकि जो हम ये क्विज कर रहे हैं इसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी टॉपिक है उसको समराइज करें, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ने का इतना समय नहीं है, और कोई भी डिटेल में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए जो वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब में पड़ी है उनको आप देख सकते हैं, और या फिर आप जिन माध्यमों से पढ़ रहे हैं उनसे आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और क्विज का आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो तरीके हैं, ये एक फाइनल परीक्षा में जाने से पहले हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस ये हैं। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है। देखिए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यही क्लियर कर दे रहा है। फॉर मतलब के लिए, ठीक है, किसके लिए, असेसमेंट के लिए, यानी जब असेसमेंट के लिए आप जा रहे हैं, सॉरी, लर्निंग के लिए असेसमेंट जो आपका हो रहा है, जो आप सीख रहे हैं, है ना, उसके लिए जो असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपने जो सीख लिया है यानी कि जो अधिगम कर लिया है उसके उसका असेसमेंट हो रहा है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। ठीक है, फिर है तो ये एक और चीज, चलिए आगे आएगा ये आपका स्लाइड में, तो हम बात करेंगे उस पर। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, सममेटिव असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ यूनिट कोर्स टू evaluate what happened, है ना, learner often using grade and standardized score। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का फाइनल एग्जाम लेकर के, चाहे वो जैसे हम कह सकते हैं कि SA1 होता है, सममेटिव असेसमेंट फर्स्ट है, सममेटिव असेसमेंट 2 होता है स्कूल एजुकेशन में, या फिर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको जो फाइनल पेपर होता है उसके जो अंक होते हैं उसके आधार पर आपका ये तय किया जाता है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आया है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई सुधार की अपेक्षाएं नहीं रह जाती। पर्पस क्या होता है इसका, मेजर्स लर्निंग आउटकम्स एंड इज यूज टू रिपोर्टिंग टू स्टूडेंट पेरेंट्स और फॉर सर्टिफिकेशन। तो इसका पर्पस जो होता है वो होता है बच्चों ने कितना सीखा उस पूरे सत्र में, इसका रिपोर्ट कार्ड देना, किसको, बच्चों को, पेरेंट्स को, और
बच्चों को उसके लिए सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज आदि प्रदान करना। ठीक, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें हम समरी असेसमेंट को यूज करते हैं? आप देख सकते हैं, फाइनल एग्जाम्स हो गए आपके, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स हो गए, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो गए। यहाँ पर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन करते हैं। ये सॉरी, ये एक आपका स्लाइड है, इसमें एक टेबल है, इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों को ही बहुत वन लाइनर में एक्सप्लेन किया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो पर्पस, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, हेतु बोलिए या के लिए बोलिए, एक ही बात है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है, का उद्देश्य क्या होता है? सीखने को सुधारने के लिए, यानी क्या होता है आपका ये, इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा असेसमेंट होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो याद रखना है आपने। क्या करते हैं इसमें? हम फीडबैक देते हैं। तो किस असेसमेंट के अंतर्गत फीडबैक दिया जाता है? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत फीडबैक दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो याद रखना है, फीडबैक जो है वो किसका पार्ट है? असेसमेंट फॉर लर्निंग का है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि सममेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? टू मेजर व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न, ये जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बस। ठीक है, कोई फीडबैक वहां पर नहीं दिया जाएगा, वहां पर सिर्फ बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दे दिए जाएंगे। वही बच्चों के लिए लास्ट फीडबैक होगा, जिसमें कोई सुधार करने की अपेक्षा अब नहीं रहेगी। ये उनको या तो सत्य पूरा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसी के साथ आगे चलना पड़ेगा। प्रकृति कैसी होती है? फॉर्मेटिव होती है, रचनात्मक होती है। ठीक है, और एक और बात होती है कि ये क्या होता है? टीचर मेड होता है। आगे आएगा तो देखेंगे, नहीं तो टीचर बनाते हैं इसको। ठीक है, टीचर मेड, टीचर अपनी सहूलियत के अनुसार बना रहे हो। और सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है? फाइनल होता है, जो कि अंत में लिया जाता है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, मतलब कि जैसे कि बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें, 10th में बच्चा पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, तो 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षा जो होती है वो बाहर से प्रश्न पत्र आते हैं उसके। जबकि जब तक वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है 10th की, तो टॉपिक बाय टॉपिक टीचर उससे कुछ जो प्रश्न वगैरह करता है वो आपके टीचर मेड होते हैं। ठीक, व्हेन कंडक्टेड, कब किया जाता है? तो ये तो आपका हमेशा चलता रहता है जब जब बच्चे को टॉपिक पढ़ाते हैं। और दूसरा वाला जो है आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस, ये सीखने के बाद, जब बच्चे ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। फोकस, ध्यान इम्प्रूवमेंट पर, फीडबैक पर और गाइडेंस पर। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जजमेंट, सर्टिफिकेशन एंड रिजल्ट्स पर। टीचर्स रोल क्या है? टीचर यहाँ पर गाइड करता है या फैसिलिटेट करता है। गाइड मतलब कि बच्चों को बताता है कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है ना। और फैसिलिटेट मतलब जब बच्चों को आवश्यकता पड़ती है तो बच्चे टीचर्स के पास आते हैं उनसे सहायता लेने के लिए। इवेल्युएटर होता है और जज होता है, कहाँ पर? असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। तो देखिए, टीचर का रोल दोनों में ही अलग है। जब तक फॉर्मेटिव असेसमेंट चल रहा है यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा है, तब तक वो क्या है? एक गाइड और फैसिलिटेटर है। और जैसे ही वो सबमिटिव असेसमेंट के पास आता है यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग के पास आता है, तो वो इवेल्युएटर या जज बन जाता है। ठीक है, वो इवेल्युएट करता है और अपना डिसीजन देता है फाइनल। लर्नर्स रोल क्या होता है यहाँ पर? एक्टिव और पार्टिसिपेंट, है ना, इन इम्प्रूवमेंट। सीखने की प्रक्रिया में जो भी सुधार होता है उसके लिए क्या होता है? वो अब एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। जबकि अब ये जो सबमिटिव असेसमेंट हो गया, यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड हाथ में मिल रहा है, तो अब वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड को पढ़ सकता है, उसमें कोई एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है एग्जाम्पल। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ आपको पहले भी, इससे पहले स्लाइड में। फीडबैक कहाँ मिलता है? ठीक है, या क्या फीडबैक मिलता है? तो आपने देखा है, अभी भी बताया था मैंने आपको कि सबमिटिव फॉर्मेटिव तो फीडबैक मिलता है, लेकिन इसमें फीडबैक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, बच्चा अंतिम अंकों को देख करके ये निर्णय कर सकता है कि मुझे अब अगली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। वो एक तरह का फीडबैक हो जाएगा, बट जो रिजल्ट आ चुका है उसमें सुधार नहीं कर सकता। ठीक है, ये कुछ बातें थी, बहुत ब्रीफिंग करने के लिए था, डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उद्देश्य हमारा सिर्फ प्रश्नों को करना है ना। टॉपिक को प्रश्न करने से पहले टॉपिक की को रिकैप करने के लिए ये स्लाइड आपको दिखाई जा रही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी, बताइए क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो टू असाइन ग्रेड, बच्चों को ग्रेड देना बिल्कुल नहीं होता। टू पनिश स्टूडेंट नहीं होता। टू पनिश स्टूडेंट तो किसी भी असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो इसके लिए इसको किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है जो अधिगम के मूल्यांकन को दर्शाता है? तो ग्रुप डिस्कशन है, टर्म एंड एग्जाम है, पेयर असेसमेंट है, या डेली रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, पेयर असेसमेंट, डेली रिफ्लेक्शंस, ये तो आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि कक्षा कक्ष गतिविधियों का ही हिस्सा होती हैं। टर्म एंड एग्जाम मतलब कि लास्ट के जो एग्जाम्स होते हैं, सत्रांत परीक्षाएं जो होती हैं, वही आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल यहाँ पर होगा। ठीक है, इससे पहले की स्लाइड में आपने एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे, कौन से एग्जाम्पल किसके। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इससे जरूर कोई ना कोई लाभ उठाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड, अधिगम हेतु मूल्यांकन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, रटा रटाया आपको होगा भी। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को बोलते हैं हम क्या? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, जो क्वेश्चन में कुछ समझाने लायक होगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ को एक्सप्लेन करने का, अदरवाइज जो पॉइंट टू पॉइंट आंसर जिनके हैं उनमें ज़्यादा डिस्कस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर लगता है तो आपको आप पूछ सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट असेसमेंट ऑफ लर्निंग? निम्न में से कौन सा कथन अधिगम का मूल्यांकन के लिए सही है? ठीक है, बताइए। अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है, अधिगम सॉरी अधिगम का मूल्यांकन असल, ठीक। तो इट ऑकर्स कंटिन्यूसली, क्या ये लगातार होता है? ये तो सत्रांत में होता है, लास्ट में होता है। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम फीडबैक, देता है क्या? नहीं देता है। इट हैपन्स आफ्टर लर्निंग इज कंप्लीटेड, यस बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, निम्न में से कौन सा एक अधिगम हेतु मूल्यांकन का की विशेषता नहीं है? मतलब कि जो क्लास रूम के अंदर आप पढ़ाते समय जो बच्चों से असेसमेंट करते हैं उसकी बात ही करता है। ठीक है, याद रखना है। कंटिन्यूअस इन नेचर, बिल्कुल होता है। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, बिल्कुल होता है। बेस्ड ऑन ग्रेड ऑनली, इन्वॉल्व स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ग्रेड ग्रेड ऑनली ये क्या आपका ये होता है सम्मेटिव असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसको हम कहते हैं। ये याद रखना है, एग्जाम में आपसे असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलता है तो दिमाग में आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि क्लासरूम में चलता रहता है उसको याद रखना है, तो आप आंसर दे पाएंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहता है यानी कि अधिगम का मूल्यांकन, तो फिर आपको याद रखना कि एंड में जो एग्जाम होता है। ठीक है, वरना ये टर्मिनोलॉजी भी कंफ्यूज कर सकती है। अ टीचर गिव्स रेगुलर फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स मिस्टेक्स, अगर बच्चे को टीचर लगातार फीडबैक दिए जा रहा है उनकी गलतियों पर, ठीक है, तो क्या होगा? मैं आगे नहीं पढ़ रहा उसको, आप लोग पढ़ सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इतना पढ़ने पर ही आंसर हमको मिल गया है। ठीक, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फीडबैक दे रहा है ना, फीडबैक कहाँ होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता है, सिंपल सी बात है, तो हमको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं डिटेल में। Which of the following assessment practices is likely to empower student as active learner? एक्टिव लर्नर का होता है बच्चा, अभी देखा आपने जो टेबल थी ना, ठीक है, कंपैरेटिव टेबल जो थी वहां पर आप देखेंगे बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है किसमें? बताइए। ग्रेडिंग बेस्ड ऑन फाइनल एग्जाम नहीं, एनकरेजिंग सेल्फ असेसमेंट, यस। तो सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन में इसका रोल होता है, एक्टिव रोल। ठीक है, फिर आते हैं हम, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम यूजिंग बाइलिंगुअल असेसमेंट स्ट्रेटजीज विल हेल्प इट, एक बहुभाषी कक्षा में द्विभाषीय मूल्यांकन रणनीतियों का प्रयोग उपयोग किन में सहायक होता है? प्रमोटिंग रोट मेमोराइजेशन में, नहीं। रटने में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और जहां पर भी रोट मेमोराइजेशन आता है तो उसको आप बिल्कुल किनारे कर दीजिएगा, वो आंसर नहीं होगा। ठीक, लिमिटिंग लैंग्वेज एक्सपोजर, नहीं। ठीक है, और मेकिंग लर्निंग मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल, ठीक है, बिल्कुल इसमें इसका उत्तर, इसमें इसका क्या बोलते हैं, ऑप्शन ये सी हो सकता है। ठीक है, मतलब सीखने को और समावेशी और सुलभ बनाने के लिए बहुत सारी भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को एक भाषा नहीं आती दूसरी में वो सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा आया जो हिंदी मीडियम से आया है, उसको इंग्लिश आती नहीं है और टीचर इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो वहाँ पर हमको बहुभाषी भाषा यूज करनी चाहिए, हिंदी भी बोलनी पड़ेगी। वाई माइट एक्सेसिव रिलायंस ऑन असेसमेंट ऑफ लर्निंग बी प्रॉब्लमेटिक इन अर्ली एजुकेशन? ठीक है, तो शुरुआती तौर पर अधिगम का मूल्यांकन जो है वो अत्यधिक समस्यात्मक क्यों हो सकता है, उस पर निर्भरता क्यों समस्यात्मक हो सकती है? क्योंकि आपने शुरुआत में तो बच्चों से कोई प्रश्न ही नहीं किए।
आपने जब पढ़ाया उस समय अगर आप प्रश्न करते तो आपको पता लगता है कि बच्चों को कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद को देखिए, यूटेट में आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, आपने कोई क्विज, कोई क्वेश्चंस किए ही नहीं और सीधे बैठ गए परीक्षा में, तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अभी आप क्विज कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये मिस्टेक मेरे से हो रही थी, उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट एम्फेसाइज मार्क्स ओवर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है वो सीखने के मौके कम देता है, सिर्फ जजमेंट देता है। अ टीचर वांट टू यूज स्टोरी टेलिंग टू असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज दिस लाइकली टू सपोर्ट। तो ये किस प्रकार का असेसमेंट होगा अगर एक शिक्षक ऐतिहासिक घटनाओं की समझ का मूल्यांकन करने के लिए कहानी कहने का तकनीक अपनाता है। तो बताइए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा या असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा? तो इसका आंसर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो ये था क्विज असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग पर। आगे जो क्विज आएगा वो आपका आएगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसी यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट पर। तो बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, क्विज अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि इनसे फायदा मिल रहा है, तो इनको अपने साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को, आपका दिन शुभ हो।